जी हाँ, ऐसा लगता है कि अब सर्वनाश होकर रहेगा, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि युद्ध का पहला चरण खत्म हो चुका है और दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है और वो बहुत ज्यादा घातक होगा। सर्वनाश अब होकर रहेगा, इसीलिए हम ये कह रहे हैं। भूमध्य सागर का पारा चढ़ता नजर आ रहा है। एक एक खबर, एक एक डिटेल आपके सामने होगी। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ मेरी सहयोगी सुरभि शर्मा भी मौजूद हैं। लाल सागर किसी बड़े युद्ध की आहट बेचैनी के साथ महसूस कर रहा है। हमास इजराइल के बीच शुरू हुई जंग अब दो देशों के बीच नहीं रह गई, बल्कि कुछ छोटे छोटे देश इसमें शामिल हो चुके हैं, जबकि दिग्गजों ने अपने सभी मोहरे सही जगहों पर बिठा दिए हैं। बिल्कुल, और हम इजराइल हमास वॉर की हर अपडेट और तमाम एक्सक्लूसिव खबरें आपके लिए लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि 5 किरदारों की वॉर नीति आखिर है क्या। हालांकि ये समझना बहुत जरूरी है कि वॉर नीति जिस तरीके से अब तैयार की जा रही है उसमें सबसे पहले बात अमेरिका की, क्योंकि ये एक सबसे बड़ी हकीकत है जहां जंगी मोर्चे पर एक और यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर आ गया है। ईरान पर दबाव बनाने की इसे रणनीति समीर माना जा रहा है। जी हां, और इजराइल का अगर हम जिक्र करें तो गाजा पर आसमान, जमीन, समंदर से हमला लगातार इजराइल की तरफ से जारी है और हमास को दोबारा खड़ा ना होने देने का लक्ष्य बेंजामिन नेतन्याहू ने तय कर दिया है। अब हमास को लेकर बात, जहां सुरंगों में राशन, हथियार, फ्यूल के जखीरे को लेकर बड़ी खबरें हमने आपको दिखाई। हालांकि हमास की लंबी तैयारी का यह सबसे बड़ा संकेत थी। जी हां, और ईरान का रुख करना जरूरी है, ईरान की बात करना जरूरी है। ईरान का बहुत बड़ा रोल है। विदेश मंत्री ने कहा हमारी उंगली ट्रिगर पर है, यह कहा गया है ईरान की तरफ से। मकसद क्या है इसका? अमेरिका और इजराइल पर दबाव बढ़ाने की ईरान की तरफ से हो रही है कोशिश। इसमें महत्वपूर्ण है समीर भारत का जिक्र करना भी, क्योंकि मिस्र के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री की बात को लेकर तो बड़ी खबरें सामने आई हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात थी युद्ध के खिलाफ मानवता के साथ भारत का खड़ा होना। बिल्कुल, और भारत ही वाहिद ऐसा मुल्क नजर आ रहा है जो शांति की बात कर रहा है, जो ये कहता नजर आ रहा है सीधे तौर पर कि ये युद्ध रुकना चाहिए और बेगुनाहों की जानें जिस तरह से जा रही हैं, ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। इस बीच देखिए इजरायली पीएम नेतन्याहू का बहुत बड़ा ऐलान, युद्ध का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। ये कहा है बेंजामिन नेतन्याहू ने, ये हमारी जिंदगी का मिशन है। नेतन्याहू कह रहे हैं आजादी की दूसरी लड़ाई करार दिया है बेंजामिन नेतन्याहू ने इस युद्ध को। कहते हैं वो होगा जो दुनिया ने सोचा नहीं। अब नेतन्याहू और इजरायली रक्षा मंत्री ने जॉइंट स्टेटमेंट जो जारी किया है उसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। हालांकि रीड बिटवीन द लाइंस एक्सपर्ट्स के साथ इसलिए भी करते हैं, लेकिन उससे पहले इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए सबसे महत्वपूर्ण है ये जानना और समझना कि ऐसे वक्त में क्या बड़ी बातें कही जा रही हैं। और ये बात पहले दिन से कही जा रही है, हमास की सैन्य शक्ति का होगा खात्मा। समीर, बिल्कुल, और 3 लक्ष्य, 3 टारगेट्स बेंजामिन नेतन्याहू ने बिल्कुल क्लियर कर दिए, फिक्स कर दिए। दूसरा लक्ष्य है हमास सरकार की क्षमता का ही खात्मा कर दिया जाएगा, उनकी कैपेसिटी ही खत्म कर दी जाए। और यही वजह है कि जिस तरीके से अभी तक हमास के ठिकानों को टारगेट किया जा रहा था, उनके उसी तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की कोशिश की गई। महत्वपूर्ण है बंधकों तक पहुंचना और बंधकों को उनके घर तक पहुंचाना, ये एक बार फिर से दोहरा दिया गया है कि बड़ी प्राथमिकता है। बिल्कुल, और टीम नेतन्याहू के प्रण देख लीजिए क्या है। बुराई पर अच्छाई की जीत होगी, अंधकार पर प्रकाश की जीत होगी और मौत पर जिंदगी की जीत होगी, ये कहा गया है बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से। वॉर में हम एकजुट खड़े हैं, ये एकजुटता एक बहुत बड़ा संकेत भी होती है। लेकिन महत्वपूर्ण है कि यहाँ लोगों को ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के साथ साथ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर बात करते हुए कहा जा रहा है कि ये हमारी जिंदगी का ही मिशन है। हालांकि ये जो बड़े बयान सामने आए हैं, इजराइल के रक्षा मंत्री का एक बयान जहां उनकी तरफ से कहा गया कि युद्ध का एक स्टेज अब पार कर लिया गया है, सुरंगों में भी हमें अब कामयाबी मिली है। ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है। युद्ध का पहला स्टेज खत्म, सुरंग तक पहुंचने में कामयाबी और जमीन के ऊपर ऑपरेशन सफल। आईडीएफ का ऑपरेशन अभी भी जारी रहेगा। क्योंकि ये बड़े बयान ऐसे वक्त में दिए जा रहे हैं, उसके आधार पर अब आगे एक्सपर्ट्स के साथ करेंगे चर्चा। मेजर जनरल रिटायर्ड एसवीपी सिंह सर रक्षा विश्लेषक के तौर पर इस वक्त हमारे साथ हैं, महेश सचदेव सर पूर्व राजदूत इस वक्त हमारे साथ हैं, और सिकंदर रिजवी सर मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार हमारे साथ हैं। रिजवी साहब, सबसे पहले ये बयान ऐसे वक्त में सामने आ रहे हैं जहां पर हमास
पिछले कई घंटों में अपनी तैयारी और ईरान अपनी युद्धाभ्यास की तैयारी की तस्वीरें जारी करते हुए बड़ी बातें कह रहा था। ऐसे में आज ये बयान सामने आना कि पहला चरण खत्म, बंधकों तक पहुंचने में कामयाबी, टनल तक पहुंचना भी अब हमारे ऑपरेशंस का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है और उसमें कामयाबी मिली है। देखिए, हमास ने जो तैयारी करी थी, टनल के अंदर इन्होंने पूरी फैक्ट्री लगा रखी हैं और वो फैक्ट्री हथियारों के साथ साथ उनका खाने पीने की व्यवस्था है। कम से कम 4-5 महीने तक युद्ध लड़ सकते हैं। लेकिन खबर अभी आई थी 2 दिन पहले कि डेल्टा फोर्स उतरी है अमेरिकन, और वो स्पेशलाइज हैं सुरंगों के अंदर जा करके वहाँ से निकालने के लिए वो अपना काम कर रहे हैं। और इसीलिए ग्राउंड फोर्सेस आपने देखा IDF की जो मूव कर गई हैं इजरायली फोर्सेस, वो गाज़ा के अंदर जा चुकी हैं। लेकिन ईरान का जो स्टैंड है, जिस समय सीरिया का भी सुना, अभी खबर भी आ गई कि सीरिया के पास भी एक वॉर फ्रंट खुल गया है, जिसमें ईरान की भी एक यूनिट पड़ी है काफ़ी टाइम से। आईसिस के दौर से वो गई नहीं, वापस सीरिया में ही है, वही आ गई है आपके बॉर्डर के ऊपर इजराइल के। उधर लेबनान से हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है। सब मिलाकर के जो देखा जा रहा है, ऐसा लगता है कि ईरान इस युद्ध को बढ़ाना चाहता है। ईरान इस युद्ध को बढ़ाना चाहता है, बल्कि जितने मिडिल ईस्ट के और कंट्री हैं वो चुप्पी साधे हैं। बिल्कुल, सलमान ने अपने इसीलिए ईरान का रोल बहुत बड़ा है, ये बात बार बार कही जा रही है और युद्ध को भड़काने की कोशिश लगातार उसकी तरफ से की जा रही है। क्यों, विस्तार से समझेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर है, इजराइल वॉर के बीच भूमध्य सागर से ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका ने तैनात किया है अपना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यहां पर पूर्वी भूमध्य सागर में। ये बड़ी तैनाती की गई है अमेरिका की तरफ से। और अभी रिजवी साहब जिस बात का जिक्र कर रहे थे, ईरान, ये एक बहुत बड़ा खतरा नजर आ रहा है अमेरिका को। ईरान के खतरे को देखते हुए, भांपते हुए अमेरिका ने ये बड़ा एक्शन लिया है, ये जानकारी सामने आ रही है। और मेरी एयरक्राफ्ट की कैरियर की तैनाती को लेकर और डिटेल्स इंफॉर्मेशन वॉल पर आपके सामने होंगी, क्योंकि जिस तरीके से मोर्चे पर अब यूएस नजर आ रहा है समीर, ये समझना आज के हालात में जरूरी है, क्योंकि अब यूएस द्वीप आइजनहावर की मोर्चे पर तैनाती को लेकर युद्ध के हालात में लगातार खबरें सामने आ रही हैं। बिल्कुल, और पूर्वी भूमध्य सागर में ये बड़ी तैनाती हुई है। ये दूसरा यूएस एयरक्राफ्ट है जिसे तैनात किया गया है। ये निमित्ज क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसकी तैनाती कर दी गई। हालांकि न्यूक्लियर क्षमता वाला एयरक्राफ्ट कैरियर ये बताया जाता है, और ऐसे में मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से अमेरिकी सैन्य मौजूदगी बढ़ रही है, ये एक बहुत बड़ा संकेत है। बिल्कुल, और ईरान के खतरे को देखते हुए, इसे भांपते हुए अमेरिका यहां पर डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है। मेडिटेरियन सी में अमेरिका की तरफ से बड़ी तैनाती की जा रही है और यह बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले वक्त में अमेरिका वर्सेस ईरान भी हमें सीधे होता हुआ नजर आएगा क्या, यह भी एक जहन में सवाल। हालांकि ये देखिए, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी विध्वंसक को लेकर जिस तरीके से डिप्लॉयमेंट्स हो रही हैं, ये पोजीशनिंग इस वक्त बहुत ज्यादा मायने रखती है कि किस तरीके से एयरक्राफ्ट कैरियर्स को इस समय में पोजीशन किया जा रहा है, ये समझते हुए कि किस तरीके से खतरा अब समुद्र के रास्ते और ज्यादा बढ़ चुका है। बिल्कुल, और समंदर में इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरह से इजराइल को निशाना बनाने की कोशिश की गई। इजरायली नेवी एक्टिव होती है और हमास के लड़ाकों को मार गिराती है। अब उसी मेडिटेरियन सी में, उसी भूमध्य सागर में यूएसएस ड्यूट डी आइजनहावर एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती की गई है। यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किया गया है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका यह बताने की कोशिश कर रहा है कि पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा है। यहां तक कि गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस ग्रेवली को लेकर भी खबर आ चुकी है, और वहीं यूएसएस मासन डिस्ट्रॉयर को लेकर यह खबर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है समीर, क्योंकि हम एक्सपर्ट्स के जरिए समझ चुके हैं कि ग्राउंड ऑपरेशंस में भले ही अमेरिका के सैनिक ना हो, लेकिन समुद्र के रास्ते अमेरिका की यह निगरानी हर स्तर पर अब बढ़ चुकी है। बिल्कुल, और यह बहुत महत्वपूर्ण खबर है। इस पर हम अपने मेहमानों का भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर जो आ रही है वो आपको बता दें। उत्तरी गाजा पट्टी पर इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। आईडीएफ ने उत्तरी गाजा पट्टी पर मिसाइल से अटैक किया है। इजरायली सेना के हमले में हमास का सैन्य ठिकाना तबाह हो गया है। ये देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर मिसाइल गिरी है। वो इजराइल की तरफ से बताया गया है कि हमास का एक बड़ा ठिकाना था जिसे भीषण धमाके में ध्वस्त कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। और फास्फोरस बॉम्ब को लेकर आज एक और बड़ी खबर सामने आई, जहां गाजा हमले पर फिलिस्तीनी मीडिया की तरफ से बड़ा दावा किया गया कि इजराइल ने फास्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल किया है। अब गाजा पट्टी पर फास्फोरस बॉम्ब से हुए हमले को लेकर ये बड़े दावे किए जा रहे हैं। और वेस्ट बैंक में भी भीषण होती नजर आ रही है ये जंग। इजरायली सेना और हमास के लड़ाके यहां आमने सामने हैं।
टुबास में दोनों तरफ से किस तरह से ताबड़तोड़ फायरिंग का सिलसिला जारी है, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। वेस्ट बैंक के टुबास की ये तस्वीरें हैं जहां दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं। मेजर जनरल एसवीपी सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अमेरिका की तरफ से बड़े युद्धपोत की तैनाती मेडिटेरियन सी में की जा रही है, ये हम देख रहे हैं, ये सिलसिला लगातार जारी है। इजराइल के पीएम कह रहे हैं कि पहला चरण खत्म, दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है, जो कि और भी ज्यादा भयानक होगा। अब कितना भयानक, भयावह होना बाकी रह गया है? देखिए, जो अगला फेज़ ऑपरेशन का शुरू हुआ है, ये ट्राई सर्विस है। इसमें हवाई हमला, नेवी उसकी करेगी अटैक मेडिटेरेनियन की तरफ से, और ग्राउंड फोर्सेस तो ऑलरेडी एंटर हुए हैं, और मेन फोर्स अभी हेल्ड बैक है इजराइल की। उसके अलावा जो अमेरिका का ये बिल्डअप हुआ है, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहे हैं। ये सिर्फ मेडिटेरेनियन सी का ही नहीं है, रेड सी और पर्शियन गल्फ का एरिया भी कवर कर रहे हैं। और अभी खबर ये भी है, आपको बताना चाहता हूं कि यूएसएस बटान है, जो कि एम्फीबियस रेडी ग्रुप कहलाया जाता है, उसके पास एक मेरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट है जिसमें 2500 मरीन्स हैं, और वो रेड सी में एंटर हो गया है। अगर ये है तो मैं समझता हूं कि इस ऑपरेशन के अंदर अमेरिका का हाथ बढ़ाना, रेस्क्यू ऑफ होस्टेजेस मेडिटेरेनियन की तरफ से थ्रू नेवल ऑपरेशन काफ़ी हद तक मेरे को लग रहा है पॉसिबल हो रहा है। और ये जो उन्होंने घेराव किया है, ये ईरान को चेतावनी देने वाली बात है कि आप रुक जाओ, हिजबुल्लाह को आप जो भी भड़का रहे हो उसको हम कंट्रोल कर लेंगे। और इसलिए इजराइल ने भी बहुत मोमेंटम मेंटेन किया है गोलाबारी के साथ वहां पे। सर हमारे साथ है, क्यों ना इसे सीधे तौर पर अब अमेरिका और ईरान को लेकर ही बात क्यों ना करी जाए। ईरान के राष्ट्रपति की भी बड़ी धमकी सामने आई, जहां इजराइल ने रेड लाइन पार कर दी है, ये कहा गया। इजराइल ने सबको मजबूर किया है, एक्शन के लिए मजबूर कर दिया गया है। अमेरिका हमें अलग रहने को कहता है, ये ईरान कह रहा है। अमेरिका खुद इजराइल की हर तरह से मदद कर रहा है। और आइए अब जरा समझ लेते हैं कि ईरान और क्या कुछ कह रहा है और इनके पीछे उसकी मंशा क्या हो सकती है। ईरान की मंशा समझिए, आर पार के मूड में ईरान क्यों नजर आ रहा है। ईरान के 2 बयानों पर गौर करना जरूरी है। पहला, ग्राउंड ऑपरेशन में अमेरिका और इजराइल ने रेड लाइन पार कर दी है, ये कह रहा है। सारी हदें पार कर दी गई हैं इजराइल की तरफ से, ईरान का कहना। इस बयान के आधार पर समीर, चर्चा करने से पहले ये 3 बड़े सवाल। क्या ईरान युद्ध में एंट्री का बहाना ढूंढ रहा है? ये समझना बहुत जरूरी हो चुका है इन बयानों के आधार पर भी। और क्या ईरान की कोशिश हमास को अब क्लीन चिट देने की है? और क्या अब युद्ध को भड़कने से रोका नहीं जा सकता? जिस तरह से ईरान के बयानात सामने आ रहे हैं, सुरभि वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में ये युद्ध और ज्यादा बड़ा रूप ले सकता है, इसका पैमाना और बड़ा हो सकता है। सचदेव सर, क्या कहना सही होगा कि अब की स्थिति ये बयां कर रही है कि इट इज अमेरिका वर्सेस ईरान? मैं इससे पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। ईरान अच्छी हालत में है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो रणनीतिक हो, चाहे वो जियो पॉलिटिकल हो। उसने अपना वर्चस्व बना लिया है गल्फ में, सऊदी अरब के साथ संबंध सुधार लिए हैं, उसका तेल का निर्यात अब रिकॉर्ड स्तर पर है। और मेरे ख्याल से हमास और हिजबुल्लाह और हूती, उसके जो प्रॉक्सीज हैं, वो उनको युद्ध में सीमित तौर पर शामिल होने देगा, लेकिन अपने ऊपर आंच नहीं आने देगा। मेरा ये विचार है। सचदेवा साहब, लेकिन बात यहां पर हुई कि रेड लाइन क्रॉस की इजराइल ने, तो वो क्या था जब हमास के लड़ाके बाकायदा गाजा पट्टी पर जो फेंसिंग थी उसे तोड़ करके बॉर्डर लाइन क्रॉस करते हुए इजराइल के अंदर दाखिल हुए और वहां पर तबाही और बर्बादी मचा दी। देखिए, इसमें अगर हम नैतिक चीज़ों में न जाएं, वो तो आतंकवाद था, उसकी निंदा की जानी चाहिए, ईरान नहीं करता है। लेकिन 2 बयान मैं आपको बताना चाहूँगा जिसमें इजराइल और अमेरिका ने दोनों ने कहा है कि उनकी जानकारी के मुताबिक ईरान को पहले इस बार इस हमले की जानकारी नहीं थी। तो ईरान को क्लीन चिट एक तरह से वो दे चुके हैं। ठीक है,
ठीक है, बिल्कुल, इस पर हम आगे भी बात करेंगे। इस बीच देखिए, गाजा पर आईडीएफ का विध्वंसक प्रहार हुआ है। रिहायशी बिल्डिंग पर रॉकेट से हमला किया गया। हमले के बाद आसमान में उठा आग का गोला। और हमास की भी बड़े जंग की तैयारी साफ तौर पर नजर आ रही है। 3 से 4 महीने तक जंग की तैयारी की गई है। सुरंग में जमा किया गया है बम और बारूद। काफी मात्रा में खाने पीने का सामान और दवाएं भी जुटा ली गई हैं। तो अगला जो फेज है, ऐसा लगता है हमास की तरफ से सुरंगों के अंदर से ही इस जंग को लड़ने की कोशिश की जा रही है। बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं सेकंड फेज शुरू हो चुका है, जो कि बहुत घातक होगा, हमास का जड़ से खात्मा कर देंगे। और दूसरी तरफ हमास की भी तैयारियां पुरजोर नजर आ रही हैं। हमास की इन तैयारियों को लेकर जो दावे किए जाते हैं, उसी आधार पर कुछ इंफॉर्मेशन, क्योंकि महीनों तक लड़ने की क्षमता रखने की बात हमास कहता है। और कई मील लंबी सुरंगों में 3 से 4 महीने के इंतजाम को लेकर भी समीर बड़ी खबरें आई हैं कि बिना किसी बाहरी सप्लाई के भी 3 से 4 महीने रहने का प्रबंध है। बिल्कुल, यानी 3-4 महीने की जंग लड़ने का पूरा इंतजाम करके बैठा है हमास। हथियार और गोला बारूद इकट्ठा कर लिए गए हैं। व्हीकल्स और रॉकेट्स के लिए लाखों गैलन फ्यूल भी मौजूद है। यह बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले सुरभि ये बात कही गई थी कि फ्यूल की बहुत कमी है, लेकिन हमास के पास फ्यूल की कोई कमी नजर नहीं आ रही। इसी को लेकर बड़े दावे भी किए गए। हालांकि खाने पीने के सामान, दवाएं, मेडिकल सुविधाओं को लेकर भी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि रोजमर्रा की जरूरत के सामान का भी जखीरा इनके पास मौजूद है। जी हाँ, साबुन, शैम्पू और दूसरे ऐसे कई प्रोडक्ट्स इनके पास मौजूद हैं। भारी मात्रा में महिलाओं के कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट भी मौजूद हैं। गाजा में हर चीज की किल्लत है, लेकिन हमास के पास सब कुछ मौजूद है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस खबर का सोर्स हम आपको बता दें, न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ये तमाम खबरें सामने आई हैं। एसवीपी सिंह साहब, ये बड़ी हैरानी की बात है। हमास के पास कोई कमी, कोई किल्लत नहीं है। गाजा में बेकसूर बेगुनाह लोग बेमौत मारे जा रहे हैं, और किस तरह की कमियों से वो जूझ रहे हैं, किस तरह की किल्लतों से उनका सामना हो रहा है, ये हम लगातार देख रहे हैं। देखिए, इससे पहले 7 अक्टूबर से पहले 4 लड़ाइयाँ हो चुकी थी हमास के साथ इजराइल की, और उसमें जो अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क बना था, बहुत ही अहम और बहुत ही एक इफेक्टिव सिस्टम है। तो उसको उन्होंने देखा कि आने वाले समय में कि ये लड़ाई के हालात में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए स्टॉकिंग की है। मेरे को कुछ समय दें आप, मैं बताना चाहता हूँ कि 7 अक्टूबर से पहले अप्रैल के महीने में ये जो लड़ाई शुरू हुई है, ईरान हिजबुल्लाह अल कासम ब्रिगेड के साथ लेबनान के अंदर, और बाकी पैलेस्टीनियन के जो ग्रुप्स हैं जैसे कि हमास और PIJ और लायंस डेन, ये मिले थे बैरूत में, और उस समय इन्होंने कुछ कोऑर्डिनेशन की थी कि हम ये ऐसा हमला करेंगे। पर इजराइल की इंटेलिजेंस, ना इलेक्ट्रॉनिक ना ह्यूमन इंटेलिजेंस पिकअप कर सकी इसको। अभी क्या है कि ईरान ने अपने पॉलिटिकल मुद्दे बनाए हैं। वो मुद्दे अगर पूरे नहीं होते तो रीजनल लड़ाई की बढ़ने की आशंका बढ़ जाती है। और ये लड़ाई कहना सही होगा। सिंह सर, मैं आती हूं आपके पास, क्योंकि अब दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमले को लेकर भी बड़ी खबर आई है, और आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को कैसे टारगेट किया। एक और तस्वीर आपके सामने होगी, क्योंकि हमले में हिजबुल्लाह निगरानी चौकी को तबाह करने का दावा किया जा रहा है, और हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों के मारे जाने के दावे को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई। और इस बीच हमास की तरफ से हमले भले ही कम हो गए, लेकिन हो अभी भी रहे। हमास ने इजराइल पर रॉकेट हमला किया है। तेल अवीव और बेतयाम पर हमले हुए हैं। हमले में इजराइल के अंदर भी कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। तेल अवीव में बंकर में पहुंचे लोगों को अपनी जान बचाने के लिए एक बार फिर बंकर में जाना पड़ा। तेल अवीव की रिहायशी इमारतों को निशाना बनाकर भी हमास की तरफ से किए गए हैं हमले। नागरिकों को ढाल बना रहा है हमास। रिहायशी बिल्डिंग से ऑपरेशन चल रहे हैं। सैन्य ऑपरेशंस के लिए रिहायशी बिल्डिंग्स के इस्तेमाल को लेकर भी बड़ी खबर आई, और आईडीएफ ने इसको लेकर दावे किए। और आइए समझते हैं कि हमास नागरिकों के सहारे कैसे इमोशनल खेल खेल रहा है, कैसे इन नागरिकों का इस्तेमाल खुद की ढाल के तौर पर कर रहा है हमास। ये देखिए, इमोशनल दांव, नागरिकों को ढाल बनाया जा रहा है हमास की तरफ से। नागरिकों की मौत पर हाय तौबा भी एक तरफ मचाई जा रही है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहानुभूति की ये कोशिश जरूर कही जा सकती है समीर, लेकिन समर्थक देशों को इसी मुद्दे पर अब गोलबंद भी करने की कोशिश है। बिल्कुल, और ये गोलबंदी हो भी रही है। इजरायली बमबारी में बड़ी संख्या में नागरिकों की मौत हुई है। बड़ा हमला हुआ तो बंधकों को भी ढाल बनाने की गई है तैयारी।
रिजवी साहब, एक सवाल इस आधार पर समझना जरूरी है जो सचदेव सर ने भी कहा कि ईरान अपने स्तर पर बहुत मजबूत है, लेकिन वर्चस्व की इस लड़ाई में मध्य पूर्व में ये संतुलन तो बिगड़ता जा रहा है ना। इसीलिए इसी संतुलन के तहत अमेरिका का अब और ज्यादा एक्टिव हो जाना खल रहा है। देखिए, ईरान का शुरू से ही रहा कि अरब वर्ल्ड के ऊपर, या ये समझ लिया 57 जो इस्लामिक कंट्री हैं उसके ऊपर उनका वर्चस्व रहे, उनकी सुपरमेसी रहे, और उन तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल करें हैं। और वहाँ की जो पॉलिटिकल विल कह लीजिए जो भी है, वो चाहते हैं कि यहाँ से अमेरिका खिसक जाए। अमेरिका के उन इस्लामिक कंट्री बहुत सारे जहाँ पे अमेरिका के बेसेस हैं, वहाँ से वो भी समेट के चले जाएँ। और ये उनकी विल है, उसका इस्तेमाल जो है हमास के ज़रिए करते हैं, चाहे हिजबुल्लाह के तरीके करते हैं। और ये इंटेंशनली इंगेज किया गया है इसराइल को कि किसी तरह ये इंगेज हो जाएंगे तो अमेरिका आएगा तो हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ बहक जाए, कोई वॉर शुरू हो जाए, तो उनको पूरा मौका मिल जाएगा ईरान को कि अमेरिका ने इस्लामिक कंट्री के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन ये होने नहीं जा रहा है। अभी देखिए, सर ने कहा है कि अभी भी कहा है कि ये वॉर नहीं होनी है, क्योंकि उसके अपने बहुत सारे इंटरेस्ट हैं ईरान के, वो इंगेज करता है लेकिन वॉर में जाने वाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, इस बीच हमास के हमले का एक नया वीडियो सामने आ गया है। मिसाइल हमले का वीडियो अब TV9 आपको दिखाने जा रहा है। इजराइल के शहरों पर लगातार हो रहे हैं हमले, और हमास ने जो ताजा हमला किया है उसका एक नया वीडियो सामने आया है। ये देखिए किस तरह से भारी संख्या में रॉकेट्स की बौछार की जा रही है, और इजराइल की आयरन डोम टेक्नोलॉजी इन रॉकेट्स को हवा में ही नष्ट कर रही है। और गाजा पट्टी पर इजराइल का मिसाइल हमला हुआ है, जो आईडीएफ ने मिसाइल से बिल्डिंग को टारगेट किया है। मिसाइल हमले में बिल्डिंग में लगी आग की तस्वीर देखिए। और उत्तरी गाजा पर आईडीएफ के बड़े हमले को लेकर एक और खबर, जहां अल्टीमेटम के बाद भी उत्तरी गाजा से हमला हुआ। उत्तरी गाजा में हमला हुआ है और आईडीएफ ने खाली करने का इसे अल्टीमेटम दिया था। तो ये देखिए, नॉर्थ गाजा जो है, यहीं पर अभी तक सबसे ज्यादा तबाही और बर्बादी मची। आइए देखते हैं उत्तरी गाजा को लेकर स्थिति है क्या। इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए कुछ अहम पॉइंटर्स हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। उत्तरी गाजा का जंगी मैदान, आईडीएफ का पूरा फोकस जो है वो अभी सीधे सीधे नॉर्थ गाजा पर ही नजर आता है। हालांकि आईडीएफ की तरफ से समीर दावा यह भी कर दिया कि ज्यादातर ऐसे इलाके हैं जहां पर हमास के ठिकाने थे और उन्हें वो नष्ट करने में कामयाब रहे। बिल्कुल, और हमास के कई लड़ाके ऑपरेशन में ढेर भी हुए हैं। जो बड़े कमांडर्स हैं हमास के, उन्हें ढेर करने का भी दावा किया गया, उनकी तस्वीरें भी जारी की। हालांकि आईडीएफ लगातार स्थानीय लोगों को बार बार चेताने की कोशिश कर रहा है, और यह दोहरा दिया गया है कि कैसे उत्तरी गाजा में बमबारी और ज्यादा तेज होगी, इसलिए इलाके को खाली कर दे। बिल्कुल, नॉर्थ गाजा से जो आम लोग हैं उसमें से ज्यादातर शिफ्ट हो चुके हैं साउथ गाजा। नागरिक इलाके को छोड़कर चले जाएं, ये अपील एक बार फिर इजराइल की तरफ से की गई है। सचदेव साहब, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल जहन में यही आता है कि आगे ऑपरेशन कैसे आगे बढ़ेगा। तमाम ऐसे लोग हैं जो अपना घर बार छोड़कर जाने को तैयार नहीं है, वो नॉर्थ गाजा में ही हैं, बाकी लोग साउथ गाजा में शिफ्ट हो गए हैं। हमास के लड़ाके कहां, किस सुरंग में, किस बिल्डिंग के बंकर में छुपे हैं, ये एग्जैक्टली जानकारी है नहीं। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि ऑपरेशन और ज्यादा तेज होगा और ज्यादा भयानक होगा। क्या होने वाला है? आपने जिन जटिलताओं की बात की है वो समस्याएं इजरायली कैंपेन के सामने होंगी, और उनका कोई टेक्निकल सॉल्यूशन मुझे समझ में नहीं आता है। हालांकि इजराइल और अमेरिका इन सब चीज़ों पर टेक्निकल सॉल्यूशन लेने की बातें करते रहे हैं, और भविष्य की युद्ध के लिए तैयारियां करते हैं इस तरह से। तो अभी देखना बाकी है कि कौन से नई प्रणालियां इस युद्ध में इस्तेमाल की जाएंगी। कैसे पता लगेगा, क्योंकि यहाँ तो इलाका खाली करने के निर्देश दे दिए जाते हैं, ये लोग जाएंगे कहाँ? कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन उत्तरी गाजा का महत्व ये है कि वो इजराइल के कोस्टल एरियाज़ को, जिसमें टेल अवीव वगैरह शामिल हैं, और जेरूसलम को कवर करता है, उनके सबसे नज़दीक है। तो उस इलाके को सैनिटाइज करने से इन जगहों पर रॉकेटों की और ड्रोन की जो बात आपने कही सर, उसी के तहत और हमले हो रहे हैं एक साथ 3 मोर्चों पर इजरायली हमले को लेकर। अगली बड़ी खबर हमारे पास है, गाजा, लेबनान, सीरिया पर हमले को लेकर आज बड़ी खबर आई। हमास से जंग के बीच सीरिया पर हमला, और सीरिया में सैन्य ठिकानों को किया गया टारगेट।
इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन में यूएस भी शामिल, अमेरिकी सैनिक भी ऑपरेशन में मौजूद और ईरानी न्यूज एजेंसी की तरफ से किया जा रहा है इसको लेकर बड़ा दावा। और निश्चित तौर पर इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी की बात बेहद चौंकाने वाली है। क्या यह संभव है, क्या यह मुमकिन है? आइए देखते हैं कि ईरानी न्यूज एजेंसी की ओर से इसे लेकर और क्या कुछ कहा गया है। इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन में हजारों अमेरिकी सैनिक शामिल हैं, वो इजरायल की तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं, यह दावा कर दिया गया है ईरान की तरफ से। हालांकि ईरान की न्यूज एजेंसी की तरफ से जिस दावे के लेकर आप समीर बड़ी बातें कह रहे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है यह कहना कि ऑपरेशन में करीब 5000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। जी हां, ईरान की न्यूज एजेंसी ने दावे के साथ कोई डिटेल नहीं दी है, इसके कोई सबूत पेश नहीं किए हैं, सिर्फ दावा किया है। और खबर में नहीं बताया गया कि यूएस सैनिकों का आखिर रोल क्या है, किस तरीके से ऑपरेशन में उनको यहां पर इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। रिजवी साहब, क्या ये संभव है? ये इसलिए भी मैं जानने की आपसे कोशिश कर रही हूं क्योंकि इससे पहले भी हमेशा यहां पर जब हालात बिगड़े हैं, अपने स्तर पर रीजनल सिक्योरिटी के हिसाब से, सर्विलांस के हिसाब से अमेरिका डिप्लॉयमेंट्स रखता है, लेकिन क्या इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन में भी सैनिक आ गए हों? ये मुमकिन लगता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अमेरिका की एक फोर्स है डेल्टा फोर्स जो फोर्ट ब्रैग में रहती है नॉर्थ कैरोलिना के अंदर, उसका इस्तेमाल कई बार ये इजराइल में या लेबनान में किया गया है। 85 में भी किया गया था जब रेस्क्यू ऑपरेशन किया था, ट्रांसपोर्ट एयरलाइंस का एयरक्राफ्ट हाईजैक कर लिया था हमास के लोगों ने, इस्लामिक जिहाद के लोगों ने, तभी डेल्टा फोर्स आई थी। और अभी भी खबर ये है कि डेल्टा फोर्स आ चुकी है और डेल्टा फोर्स अभी 2 दिन पहले, वो ठीक है, वो बहुत लिमिटेड उनका ऑपरेशन था क्योंकि वो स्पेशलाइज हैं टनल के अंदर जाकर के कैसे वॉर लड़ा जा सकता है, उनका बहुत ही लिमिटेड उनका। अगर ऐसा होता है तो इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि अमेरिकी बंधक भी तमाम हमास की कैद में मौजूद है। देखिए, बंधक जो इस वक्त हैं उनका तो खतरा है बहुत ज़्यादा, किसी तरह उनको बचाना है, इसीलिए ही उनको डेल्टा फोर्स को बुलाया गया है कि वो स्पेशलाइज उसमें से टनल में से निकाल सकते हैं। इन्होंने कई एक ऐसे ऑपरेशन वर्ल्ड के अंदर किए हुए हैं, वो कोलंबिया में भी कर चुके हैं इस तरह के ऑपरेशन, इसलिए इनको बुलाया गया था। निकालने के लिए, हमले के लिए नहीं आए, निकालने के लिए आए बंधक को। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, लड़ने के लिए नहीं आए। ठीक है रिजवी साहब आपका और सचदेव साहब, सिंह साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए और इतनी अहम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।